एक बहुत आसान सी चीज है। सेक्शन नंबर 18 में अपन ने क्या बात की कि साहब है ना, आइडियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाएंगे। ओवरऑल काम करता कौन है इसमें? कोर्ट ही तो है, जज भी तो कर। सेक्शन नंबर 90 में भी यही बात लिख रखी है कि जब कभी दो पार्टीज हो या फिर एक तरफ एक आदमी हो, दूसरी तरफ कोई कंपनी हो, कोई काम करना है और कभी इन केस आने वाले समय में कभी भी किसी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा के सीधा कोर्ट में दावा दर्ज कर देंगे, वाद दर्ज कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने उस डिस्प्यूट को डिसॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया, और उस अथॉरिटी का नाम क्या है? कोर्ट। कोर्ट की राय लिए जाने के लिए, मामलों का निपटारा करने के लिए बात रख दी जाती है कि मान लो इन केस कभी भी हम दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो इसमें सलाह करने का काम कौन करेगी? कोर्ट। जो कोर्ट कहेगी वो हम लोगों के लिए फाइनल हो जाएगा। छोटी सी बात सेक्शन नंबर 19, ये भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात है। अब कोर्ट के द्वारा कही गई बात पर यदि दोनों पक्षकार नहीं मान रहे हैं तो अब उनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, अब वो वाद करें, वही सारी की सारी सिविल प्रक्रिया। 90 छोटी सी बात है, कोर्ट की राय के लिए मसले को रखना। जो कोई भी प्रॉब्लम है, कभी भी इन केस कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कौन रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा? और कोर्ट की राय दोनों पर बाउंड होगी। नहीं मानता है तो फिर सिविल सूट। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 91, 92 और 93। सेक्शन नंबर 91 तो कहता है लोक न्यूसेंस, और सेक्शन नंबर 92 कहता है, हिंदी में यदि देखें तो यहाँ पर लिख रखा है लोक पूर्त के काम। पूर्त का मतलब होता है ट्रस्ट के काम, है ना, जो पब्लिक ट्रस्ट है। और 91 है पब्लिक न्यूसेंस से संबंध में काम, लोक उपताप। न्यूसेंस को उपताप ही कहते हैं। सीआरपीसी में पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में प्रोविजन पढ़ा था हमने, कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 133। किसको एप्लीकेशन दी जाती है 133 में? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को। 6 ग्राउंड्स है, 1 2 3 4 5 6 ग्राउंड्स। कौन बता सकता है कि सर ये 6 तरह के ग्राउंड्स है? इस पे अपन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी सीआरपीसी में। एक तो जो आदमी सो रहा उसको आपके किसी ने परेशान कर रहा है तो उसको जैसे दे सकता है। आदमी सो रहा था, हाँ सर। ये जनता तो हर रोज मैं मम्मी पापा की मतलब इसका मतलब अपन यार कल उस दिन पढ़ाई कर रहे थे, वहां बाहर लड़ाई कर रहे थे, तो अपन तो सो ही नहीं रहे। सोना जरूरी है, यानी परेशान कर रहा है किसी इंसान को। देखो एक काम समझो पहले, न्यूसेंस जो चीज होती है ना बच्चों, न्यूसेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पब्लिक न्यूसेंस और एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस। इसमें उसी तरह की बात है जिस तरह से अपन ने मानहानि पढ़ा ना, मानहानि में भी 2 तरह की रेमेडीज है। हाँ नेहा सुनो बेटा, जो डिफेमेशन है उसमें भी 2 तरह की रेमेडी है। क्या कि एक तो सिविल भी कार्रवाई हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है। क्रिमिनल कार्रवाई में तो 499 और 499 में क्या है? फिर क्रिमिनल कार्रवाई जहां भी होगी वहां सजा, और सिविल यदि कार्रवाई होगी तो कंपनसेशन दिया जाएगा, उसको वापस से रीस्टोर किया जाएगा कि साहब हाँ माफी होगी की होगी। अरुण केजरीवाल ने जब अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया था। और एक वो वहां का एक स्टेडियम है जिस स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया इन्होंने, क्रिकेट एसोसिएशन था, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन DCA पे घोटाले की बात चली थी। तो अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का दावा लगाया। वो 499 नहीं था, मानहानि का दावा सिविल सूट, और कहा कि री कंपनी मुझे कंपनसेशन दिलवा जाए, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम पहले भी एक आपको बताएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में एक दावा चल रहा था जो मात्र कितने रुपए का था? 1 रुपए। प्रशांत भूषण कोर्ट ने कहा कंटेम्प्ट लगेगा, है ना। फिर प्रशांत भूषण ने कहा अपने अधिकारों को लड़ते हुए कि साहब 1 रुपया भी नहीं किया, वकीलों की उसका किसकी प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा और उसका सवाल है, हम लोग 1 रुपया भी नहीं करेंगे। फिर बाद में फाइनल बीच में जाकर कुछ बैठा। उपताप 2 तरह से होता है, एक तो होता है कोई एक आदमी किसी पर्सनल आदमी को न्यूसेंस क्रिएट करे। कैसे कि मान लो 2 मकान खुले हुए से आपस में, एक आदमी के घर पे पेड़ उगा हुआ है और दूसरा आदमी के घर पर यहाँ पर बरामदा है। उस पेड़ में से रोजाना से डालियां में से पत्तियां पड़ती है, सड़ी हुई पत्तियां भी है, बर्ड्स वगैरह बैठ रहे हैं, तो इसके पास में गंदगी वगैरह फैला रहे हैं। तो इससे कितने आदमी परेशान हो रहे हैं? केवल और केवल एक आदमी परेशान हो रहा है। तो जब एक आदमी परेशान होता है तो हम उसे कहेंगे प्राइवेट न्यूसेंस। और जब एक परेशानी ऐसी जिससे क्या हो रहा है, वहां पर मौजूद सारे आदमी अपने सामान्य अधिकार को इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं। जैसे
आम रास्ता है, मैंने कोई मकान काम का या फिर दुकान के कामटा स्टार्ट करवा दिया, मजदूरी का काम शुरू करवा दिया, नाली से जो पानी बह रहा था मेरे लिए जिम्मेदारी ये थी कि मैं उस नाली के पानी को थोड़ा सा दूसरी जगह से डाइवर्ट करके आगे डालूं। पर मैंने क्या करवा दिया, वहां पर ही नाली के अंदर ही पत्थर वगैरह हो गए, मिट्टी ब्लॉक हो गई। अब वो नाली का पानी क्या हो रहा है, पूरे रोड पर आ रहा है। सामने मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कई सारे लोग बेचारे वहां सुबह सुबह से नहा धो के जाते हैं, गंदगी से कीचड़ विचड़ हो रहा है। कई सारे लोग सुबह सुबह अपनी दुकान का शुभ मुहूर्त लेकर दुकान खोलने पर गंदगी फैली रखी है। मतलब वो अधिकार जिनका वहां के लोग अमूमन प्रयोग करते हैं, पर इस वजह से प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो ये कितने आदमियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे आदमियों को, ठीक है ना। तो उसको अपन न्यूसेंस कह रहे हैं। उपता प्राइवेट और पब्लिक उपता सेक्शन नंबर 133 में जब हमने देखा था तो वो अमूमन प्राइवेट नहीं होकर पब्लिक न्यूसेंस ही है। इसलिए सेक्शन नंबर 133 में पब्लिक न्यूसेंस को ही डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। 6 आधार थे, किसी को कोई 1-2 आधार याद है तो मुझे याद करके बताओ। शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। मतलब वो आदमी क्या काम कर रहा है जिससे लोग शांति और सुरक्षा को, ऐसा कोई जानवर पाल रखा है जिससे एक ऐसा कोई जानवर पाल रखा है जिसको खतरा है, शेर पाल लिया। अबू धाबी के वो नहीं, दुबई से वो आगे कौन, शेख साहब आगे, और अपने पाली की गलियों में घूमने लगे, शेर को ले ले। और उन्हें पता नहीं है कि पाली में तो हमारे हर गली में एक शेर, सारे के सारे शेर नहीं, कुत्ते शेर बनते हैं। वो शेर आ गया तो वो शेर बेचारा भड़क जाएगा। एक तो ये, दूसरा नलिनी बता रही है कि किसी ने कोई कमटे का काम स्टार्ट किया, मरम्मत का काम स्टार्ट किया, पर उसको नीचे से सपोर्ट नहीं लगाया और वो इतनी जर्जर अवस्था में है कि वो कभी भी गिर सकता है। और किसी का शादी होगी तो गाना बजा रहा हो तो उसके लिए भी, हाँ, ऐसा कि साहब जो कोई साधारण निवास रहने की जगह है वहां पर उसने इंडस्ट्रियल काम शुरू कर दिया, ठक 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 ऐसी ऐसी आवाज आ रही जो वहां पर लोग जो निवास कर रहे हैं उनको नहीं हो पा रहा। सड़क बाधित कर लिया, आने जाने का रास्ता बाधित कर लिया। कोई ठंडा खोल दिया है। बाढ़, एक तालाब खोदा हुआ है पर तालाब के बाढ़ नहीं लगी हुई है ना, तो आदमियों के आने जाने से वहां गिरने का खतरा पैदा हो रहा है। तो वो हो गया। फिर कोविड वाले भी बीमारी वगैरह फैला रहे हैं। बीमारी वगैरह फैलाने का था कि यदि इंटेंशनली यदि कोई इस तरह का काम फैलाता है तो याद रखें आईपीसी 2 तरह की बात बताती है, सेक्शन नंबर 279 और 278। 279 में तो सर वो गाड़ी वाला है। हाँ, गाड़ी वाला है ना, तो वो क्या है, लापरवाही और उपेक्षापूर्ण कार्य करते हुए। फिर सेक्शन नंबर 280 में, फिर सेक्शन नंबर 281, दो अलग अलग तरह के सेक्शन है, जिसमें एक में तो है इंटेंशनली इस तरह का काम फैलाना जिससे सामने वाले आदमी को बीमारी फैल जाए। तो कोरोना की जो बीमारी थी, मतलब कोरोना के समय अपन ने जो सेक्शन इंपोज किया था वो यही था कि आप लोग यदि बाहर फैल रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन है कि आप जिस बीमारी से पीड़ित हो उससे आप किसी दूसरे आदमी को संक्रमण कर दें। एक सेक्शन 281, शायद कि 281 और 280 का मैं आपस में इंटरलिंक कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज इधर से इधर। उसमें ये है कि इंटेंशन तो नहीं है पर आप लोग लापरवाही पूर्ण काम करते हुए कचरा एक ऐसी जगह पर ले जाकर फेंक दे जिससे वहां खेल रहे बच्चे इन्फेक्टेड हो गए, तो ये इंटेंशन नहीं है और उसमें इंटेंशन था। उपताप पे एक दो काम ऐसे और थे, एक तो कचरा इकट्ठा करने वाली बात होती थी और एक आदि कोई बात सड़क वड़क के संबंध में है कुछ, तो वहां पर कौन करेगा एप्लीकेशन, कौन दायर करेगा सीआरपीसी में, कोई भी आम आदमी एसडीएम कोर्ट पे जाएगा या फिर पुलिस को मिली हुई सूचना के आधार पर। 2 बातें लिखी हुई है ना, कोई भी सामान्य सूचना पर या पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना पर इस तरह का आदेश पारित करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फिर बाद में सेक्शन 133 के बाद में एक कहीं अर्जेंट न्यूसेंस केस के बारे में भी लिख रखा है क्या, वो है सेक्शन नंबर 144 में। सेक्शन नंबर 133 में जो आदेश दिया जाता है वो इमीडिएट ही एब्सोल्यूट हो जाता है या कंडीशनल होता है, तो कंडीशन क्या होगी, वो प्रूव कर देंगे इससे कोई न्यूसेंस नहीं हो रहा है। और जब वो सुनने के बाद, हाँ, जब सुनने के बाद में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि उसको हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए, तो अब क्या आदेश हो जाएगा, वो आदेश एब्सोल्यूट आदेश बन जाएगा, अंतिम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ही देखो, सीक्यूबी सेक्शन नंबर 91 ये कह रहा है, बहुत आसान सी बात क्या कह रहा है कि साहब कोर्ट में दावा कौन पेश करेगा, 2 तरह के आदमी पेश करेंगे। नंबर 1 एडवोकेट जनरल, या तो वकील साहब जो राज्य की तरफ से पैरवी करने के लिए कोर्ट में मौजूद होते हैं, और या फिर 2 या 2 से अधिक ऐसे आदमी जिनको उस न्यूसेंस से इंटरफेरेंस हुआ है या फिर उस न्यूसेंस से वो डिस्टर्ब हुआ है। साफ लिख रखा है 2 या 2 से अधिक ऐसे आदमी जो उस उपताप की वजह से परेशान हुए हैं, जो वास्तव में उन उपताप की वजह से परेशानी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को विशेष नुकसान न होने पर
विशेष अच्छा सॉरी विशेष नुकसान न होने पे भी पब्लिक न्यूसेंस में उन आदमियों को नुकसान होना जरूरी नहीं है, पर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की पूर्व अनुज्ञा से ऐसे आदमी जिनको इस तरह का कोई लोक उपद्रव से नुकसान नहीं भी हुआ है, और या फिर कोर्ट का महाधिवक्ता। क्या महाधिवक्ता को परमिशन लेने की आवश्यकता है? नहीं। 2 या 2 से अधिक आदमी जब कर रहे हैं जिनको नुकसान भी नहीं हुआ, वो परमिशन लेके दावा पेश करेंगे कोर्ट के अंदर। बस केवल इसी बात को याद रखना है सेक्शन 91 में। ये और यही सवाल आरजीएस मेंस में पूछा 2013 में जो क्वेश्चन आया था, 2021 में भी था। इतना आसान सवाल। और 92 में क्या है? लोकपूर्त के काम। लोकपूर्त का मतलब ट्रस्ट के संबंध में काम। इसमें बस इतनी सी बात लिख रखी है कि साहब ऐसे मामले में दावा कौन करेगा? या तो एडवोकेट जनरल साहब, और या फिर 2 या 2 से अधिक ऐसे आदमी जिसको उस ट्रस्ट से कोई ना कोई इंटरेस्ट है, हित बाधित है, कोर्ट की परमिशन से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। बस इन्हीं 2 चीजों को इन 2 सेक्शन में याद रखना है। बाकी सेक्शन नंबर 92 देखने को बड़े 2-2.5 पेज का सेक्शन है, बस सिर्फ इसी को याद करना है। सेक्शन नंबर 91 में कौन दावा पेश कर रहे हैं? या किसकी परमिशन से? क्या वो आदमी उस न्यूसेंस से डिस्टर्ब होने जरूरी थे? नहीं, उनको डिस्टर्ब होना जरूरी नहीं रहा। सेक्शन नंबर 92 जो ट्रस्ट के संबंध में काम है। ऐसा ट्रस्ट क्या होती है? जो चैरिटी के काम तो बड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो जिनका वास्तविक कोई मालिक नहीं, वो ट्रस्ट से मिलकर ही काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई ट्रस्ट है ना 50-100 साल भी पूरा नहीं हो, तो 50-100 साल पुरानी में जो उसका वास्तविक ट्रस्ट था वो तो खत्म हो गया। अब उसके संबंध में दावा कौन करेगा? वो आदमी जो उसमें हितधारक होने चाहिए ना। तो वो हितधारक को क्या कोर्ट की परमिशन की जरूरत है? हम कोर्ट की परमिशन से करेंगे, या फिर कौन कर सकता है? महाधिवक्ता कर सकता है। 93 इसके संबंध में एक बात वो बताती है, जहां 91 और 92 ये दोनों प्रेसिडेंशियल एरिया है, तो एडवोकेट जनरल साहब दावा करेंगे। और यदि कोई एरिया प्रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, तो एडवोकेट जनरल की शक्तियों का इस्तेमाल कौन करेगा? कलेक्टर साहब। ये वो दूसरी जगह है जो अपन सीपीसी में देख रहे हैं जहां शब्द कलेक्टर इस्तेमाल हुआ। 40 में था, पहला था 40 मेरे हिसाब से 54 था। 40 दूसरा है सेक्शन नंबर ये 93, और तीसरा है ऑर्डर 40 रूल नंबर 5। यू मतलब शब्दों को आपस में एक दूसरे सेक्शन से इंटरलिंक करके याद कर लोगे ना, तो ऐसे भी याद हो सकते हैं सीपीसी। हो गए 3 सेक्शन। अब आ जाओ भाई चैप्टर नंबर 4-5 से निकल के चैप्टर नंबर 6 पे। 94-95 बहुत आसान सी चीज है। क्या है भी? बहुत आसान सी चीज है। एक तो देखो ये जो 95 है ना, ये 95 इसी सेक्शन नंबर 94 के बारे में बता रही है कि यदि किसी आदमी ने झूठी कार्रवाई करके किसी आदमी को बेचारे को गिरफ्तार करवा दिया है ना, या फिर उसके खिलाफ सिविल सूट स्टार्ट करवा दिया, कोर्ट को फाइनल पता चला कि इसने क्या किया था? झूठा ही दावा किया था, बेचारे को बेमतलब से परेशान किया, तो कोर्ट उस आदमी पर कितने रुपए तक का जुर्माना पेश कर सकती है? जुर्माना इंपोज कर सकती है 50,000 रुपए तक का। ये रहा 50,000 रुपए। ये सेक्शन नंबर 94 ही है। 94 कहता है कि साहब कोर्ट को चाहिए कि साहब किसी भी न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, संहिता में दिए गए प्रावधानों को पूरा करने के लिए कोर्ट को चाहिए कि कुछ एडिशनल काम और करना है, तो कोई आदमी समन से नहीं आ रहा तो उसको गिरफ्तार वारंट दे सकता है, उसको कुर्क किए, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किए जाने का आदेश दिए जा सकते हैं, उसको कमीशन के बदले सीधा गिरफ्तारी वारंट ही भेज दे पेश करने के लिए। ये सारी पावर दे रखी है सेक्शन नंबर 94 में। क्यों दे रखी है? कि साहब ये देना इसलिए जरूरी होता है कि कोर्ट काम करने के लिए बैठा है न्यायालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। देखिए जरा एक बार सेक्शन 95 को 50,000 से याद कर लेना। 5 लिख रखा है पीछे। अनुपूरक कार्यवाही, सब सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। पढ़ो जरा एक बार कोई। 94 अनुपूरक कार्रवाई। न्याय के उद्देश्य को विफल। हाँ वो न्याय है बेटा, इंग्लिश में भी वो न्याय है। न्यायालय न्याय के उद्देश्य का विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो। अच्छा सुनो, विहित का क्या मतलब होगा? जितेंद्र जीतू देखो क्या लिख रखा है, न्यायालय न्याय के उद्देश्य को विफल किए जाने से निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा विहित है। विहित का इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे आप? सर न्यायालय ने बताया यदि सीपीसी में आप मेरे को किसी सेक्शन का हवाला दोगे तो कहाँ जाओगे?
तो इंटरप्रिटेशन का क्लोज है सेक्शन नंबर 2, निकालो सेक्शन नंबर 2 एक बार। विहित का क्या मतलब होता है? नहीं अभी रहने तो फिर वापस खड़ा होना पड़ेगा, तो छोटी सी बात है। हाँ आया। 216 में विहित है प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब में क्या डेफिनेशन लिखेगी? नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, नियम है ना। अब देखो इसी इंटरप्रिटेशन क्लोज में कहीं नियम बता रखे, 218 में है नियम 217, 218 में नियम, 218 में तो पब्लिक सर्वेंट है शायद, है ना? 217 में 218 में नियम। कौन कौन से सेक्शन में नियम बन रहे हैं? 122 125। अब सेक्शन 122 देगा ना। सेक्शन 122 के नियम कौन बनाया? हाईकोर्ट। तो अब ये गिरफ्तारी वगैरह जो बन रही है वो कौन से नियम के फर्दरेंस में होगी? जो हाईकोर्ट के द्वारा बनी है। हाँ पढ़ो प्रमिला आगे। इसमें ऐसा करना विहित तो प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसको इस बात का हेतु दर्शित करने के लिए लाए जाने के लिए कि उसे अपने उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए, वारंट निकाल सकेगा। और यदि वह प्रतिभूति के लिए दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। भाई एक आदमी को उसने प्रतिवादी को भेज दिया समन, अरे आजा भाई, अरे हाजिर है, समन की तामील भी होगी, वो तो भी नहीं आ रहा, तो भी नहीं आ रहा, पर उसका आना जरूरी है। तब फिर उसको उसकी उपस्थिति को कंपेल कर सकता है कोर्ट। क्या करेगा? वारंट निकाल देगा और उसको ये कहेगा कि तय तारीख पर आवेला कोने वाला तू कैसा मारो तो नहीं आई जे, क्या नहीं आई जे, जब वो पकड़ो जेल कहाँ डाल देगा? सिविल कारागार में सपोर्ट कर देगा। कैसा आ जाओ, कैसा आवे तो एक काम करो, सिक्योरिटी का बॉन्ड भरो, वे नहीं आप नहीं आए जेल बचा अपना बॉन्ड जब्त कर लिया वहां। ठीक है आगे चलो। प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रण में रखने का निर्देश दे सकेगा या किसी संपत्ति की कुर्की आदेश कर सकेगा। या तो कोई प्रॉपर्टी उसके पास में पड़ी है, कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है वो देने के लिए, और या फिर यदि वो नहीं दे रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करिए जाने के भी आदेश दे सकता है। नेक्स्ट, अस्थायी आदेश अनुरोध कर सकेगा और अवज्ञा की दशा में उसके दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि उसकी संपत्ति कुर्क की जाए और उसका विक्रय किया जाए। अच्छा सुनो बच्चा, ए बी और सी तीन चीजें पढ़ी। ए और बी में साफ लिखा है कि प्रतिवादी के खिलाफ, और सी में दोषी व्यक्ति। तो दोषी व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। आप देखेंगे ऑर्डर नंबर 39 जो है टेम्पररी इंजेक्शन के लिए, उसमें कहीं ये नहीं लिख रखा है कि वादी के हक में या प्रतिवादी के हक में, वो किसी भी व्यक्ति के हक में हो सकता है। ये इसीलिए कह रहे हैं कि टेम्पररी इंजेक्शन किसी भी आदमी के हक के पक्ष में पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और उसी संपत्ति को कुर्क करके और उसका विक्रय करके उसके कर्तव्यों का पालन करा सकेगा। ठीक है। ऐसे अन्य अंतर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, पल्लवी बताएगी सीपीसी में इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर अपन ने कहाँ पढ़े? सीपीसी में नहीं सॉरी सीआरपीसी कहीं पढ़ा था, छोटा बड़ा सा मैं आपको याद कराऊं। कोर्ट को इन आदेश में इस तरह का काम करने की शक्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ पढ़ा था। पल्लवी नहीं बताएगी तो क्वेश्चन जाएगा दीपक पे। दीपक दीपक भी बताता है तो जुबेर। सीआरपीसी का कह रहा हूँ। वीरेंद्र नहीं पता सर 97 था। 97 में तो क्या था भाई? सभी व्यक्तियों को जिनको क्या कर रखा है सदोष प्रयोग नलिनी सर शायद बेल की प्रोविजन विदेश से 395 समथिंग या 397 अभी उसको अभी 397 पुनरीक्षण बेल नहीं है, ये रिवीजन है। और रिवीजन में क्या लिख रखा था कि अंतर्वर्ती आदेशों की कोई पुनरीक्षण नहीं होगा, पुनरीक्षण नहीं होगा, साफ लिख रखा था। हाँ वो मुझे उससे याद आ रहा इंटर मतलब
एंटीसिपेटरी बिल। अच्छा, आप इंट्रीम और एंटीसिपेटरी बिल, और उसमें एक कहानी लिख रखी थी कि उन्हीं आदेशों की रिवीजन एक्सेप्ट की जाएगी जिसकी अपील नहीं होती, और यदि एक आदमी ने भूलवश रिवीजन पेश कर दिया मगर उसकी अपील होती थी, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी जी? अपील मान ले, अपील मान के उसको स्वीकार करेगी। ठीक है, अब अंतर्वर्ती आदेश किसे कहते हैं बताओ? अंतर्वर्ती आदेश, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। किसी कार्यवाही के बीच में मतलब किसी चीज के लिए ऑर्डर दे रहा है जो। हाँ भाई, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एक इंटरिम ऑर्डर ही होता है ना? पर हर इंटरिम ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं होता है। इंटरिम ऑर्डर में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के अलावा और भी कई तरह के ऑर्डर होते हैं। वैसे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का मतलब क्या है कुछ भी? अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जैसे टेम्परेरी इंजंक्शन भी क्या होता है? हो सकता है कुछ समय के लिए ग्रांट कर दे, या फिर पूरे जब तक ये वहां चलेगा तब तक ही वो करे। तो टेम्परेरी इंजंक्शन का आदेश दिया जाना भी क्या है? इंटरिम ऑर्डर तो है ही है, पर इसके अलावा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी है, कुछ समय के लिए किसी आदमी को पाबंद करना। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को ऐसे देखें कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी जब्त की गई है जो समय के साथ खराब हो जाएगी, और कोर्ट के सामने अभी भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि साहब इसका मालिकाना हक इसका है या इसका है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? उस प्रॉपर्टी को बेच देगी, पैसों को अपने पास रख लेगी। अब उसी को बेचने का आदेश क्या है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। चलो, तो कोर्ट क्या कर रही है? अनुपूरक कार्यवाही में वो सारे काम कर रही है जो उसको न्याय के उद्देश्य को विफल होने से बचाने के लिए करना है। गिरफ्तारी कर सकता है, कुर्की कर सकता है, रिसीवर अपॉइंट करवा सकता है, टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकता है, कारागार में सुपुर्द कर सकता है, और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कर सकता है। ये सेक्शन नंबर 95। इसी सेक्शन नंबर 94 को आगे एक्सटेंड किया। क्या कि जहां किसी वाद में जिसमें ठीक पहले की धारा में मतलब 94 के अधीन कोई गिरफ्तारी या कुर्की कर ली गई है या ऐसा ही आदेश दे दिया गया और न्यायालय को लगता है कि ये वाले आदेश वगैरह बेचारे अपर्याप्त थे और अयुक्तियुक्त थे, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी न्यायालय से आवेदन कर सकेगा, और न्यायालय ऐसे आवेदन पर अपने आदेश के द्वारा 50,000 रुपए से अनधिक का मतलब 50,000 रुपए तक के कितने रुपए भी उसको कंसिडर करवाते हुए दिलवा सकते। आसान, बहुत आसान था। खत्म हो गया सेक्शन 95। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7, अपील। 96 से 112 चैप्टर नंबर 7 की बात है। चैप्टर नंबर 8 तीन तरह की बातें, सेक्शन नंबर 113, 114 और 115। जिनको तीन सेक्शन को याद किया था किन किन से? रिव्यू VIEW और REVISION। 113 जो है रिवीजन, 114 है रिव्यू, 112 है 113 है रेफरेंस। ये है चैप्टर नंबर 8। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, जो सेक्शन नंबर 96 से लेकर 112 तक चलेगा। क्या कहता है भाई, ये देख लेते हैं। अपील, सीपीसी में अपील किस किस की? एक तो प्रथम अपील, दूसरी सेकंड अपील, और तीसरी बस निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील भी वो उसी तरह से होती है, पर उसमें बस केवल इसलिए उसको अलग किया है कि साहब निर्धन व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति की परमिशन भी तो दी जाएगी ना, तभी तो वो निर्धन व्यक्ति मानेगा। प्रोविजन तो उसके वही है, पर प्रोसेस उसका थोड़ा सा अलग है। 96 से 99 की 96, 97, 98, 99 और 99 की ये तो है फर्स्ट अपील। ये सब फर्स्ट अपील के प्रोविजन। फिर सेक्शन नंबर 100 से 102 द्वितीय अपील, 103 सॉरी 104 में आ गई। 104, 105 और 106 ये क्या है? आदेशों की अपील।
फिर बाद में आप आ जाओ सीधा 108 सुप्रीम कोर्ट में। 109 109 है, हाँ। 107 और 8 ये अपील संबंधी साधन 109 सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो भाई, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील क्यों हो रही है, कैसा क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि साहब फर्स्ट अपील होती है सेकंड अपील होती है, क्या थर्ड अपील भी होती है? सुप्रीम नहीं सर, दो ही तो अपील होती है। अपीलें दो ही होती है, पर जिस अपील को अपन थर्ड अपील के नाम से जानते हैं, मतलब समाज में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि साहब एक बार दावा करूंगा, फिर फर्स्ट अपील करूंगा, फिर सेकंड अपील करूंगा, फिर थर्ड अपील और करूंगा, तो जिस थर्ड अपील को जिस नाम से जानते हैं वो एक्चुअली थर्ड अपील का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसमें आर्टिकल 136 136 में SLP डालते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कहने के लिए कि माय लॉर्ड, आप समझो कि ये मामला आपके सुनने के लायक है, यदि आप परमिशन दें तो इसको सुन के एक बार बात देखें। यदि कोर्ट ग्रांट कर देती है फिर बाद में उसकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि साहब ग्रांट करने का मतलब हो चुकी सुनवाई, पहले उस एप्लीकेशन को कंसाइडर किया जाएगा, कंसाइडर करने के बाद कि साहब वास्तव में सुनने के लायक है, तब उसे सुनेंगे। उसको अपन कहते हैं SLP, और उसी का नाम अमूमन है थर्ड अपील। एक होता है क्यूरेटिव रिट पिटीशन। आपने कभी सुना है क्यूरेटिव रिट पिटीशन क्या होता है? क्या होता है? अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में बता रखा है क्यूरेटिव रिट पिटीशन। अभी इसमें भी तो लगी थी ना सर, ये जिसको फांसी मिली है वो शाह, किस मामले में? उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, वो पहली औरत है जिसको भी फांसी मिली। अच्छा, उस पे क्यूरेटिव रिट पिटीशन लगी उसने थी। लगाई। उसकी बेबी है हाँ। वैसे होता क्या है क्यूरेटिव रिट पिटीशन? जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हाँ, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 1984 या 1986? 84, हाँ 84 में हुई थी वैसे भोपाल गैस त्रासदी। बहुत सारे आदमी मरे थे, इसकी मूवी भी बनी थी, देखा आप लोगों ने? अनाप शनाप आदमी मरे। क्या नाम था उसका? एंडरसन। ये एंडरसन ही था इस ना कार्बाइड गैस का संस्थापक जो था। इसको कहा था, इसको बहुत बार कहा था कि देखो भाई गैस लीकेज वगैरह हो रही है, कैसे हमारे प्लांट तो कई सारे हैं, इसे एक को थोड़ी चलेंगे। नॉर्म्स सारे क्लियर है, और नॉर्म्स भी देने वाले कौन थे? वो इंडियन गवर्नमेंट ही थी। आदमी तो बाहर का था, USA का था। इतने आदमी भरे बेचारे को, पर जो फाइनल जो कंपनसेशन दिए जाने की बात हुई वो कुछ कम रुपए की थी, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली कर दिया था कि साहब वास्तव में इतने ही रुपए दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। ये बात थी 1984 से। ये कहानी चलती चलती 1991 फिर 1997 तक खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैसा डिसाइड कर दिया कि साहब इतना हो गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले को सुन लिया तो उसके बाद में क्या वापस सुना जा सकता है? नहीं सुना जा सकता। हिसाब नियम तो यही कहता है। पर 2008 में इसको वापस से एग्जिस्टेंस बनाया गया, इसी मामले को। कहा कि सर जो कंपनसेशन डिसाइड किया गया था वो कंपनसेशन वास्तव में जितने लोग मरे हैं उनको दिए जाने के लिए कम। अभी तक भी इसका इफेक्ट है, मतलब जो बच्चे हैं ना उन पे अभी तक हाँ, पैदा होते हैं ना उन पे इफेक्ट अभी पड़ रहा है। ठीक है, तो जब कभी किसी मामले को हमारे देश के अंतिम न्यायालय के द्वारा सुन लिया जाता है, मान लो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अपन रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू की एप्लीकेशन लगाते हैं, और वो भी हो चुकी है। और उसके बाद में उस मामले को अपन रीओपन करवाना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ परिस्थिति और तथ्य चेंज होने चाहिए ना। रीओपन करेंगे तब जो रिट लगेगी उसी को अपन कहते हैं क्यूरेटिव रिट पिटीशन। क्यूरेटिव रिट पिटीशन। ऐसे मामले में फिर वापस से 2008 में होकर एंडरसन को वापस से सुनवाई करते हुए बताया कि आपको जो कंपनसेशन निर्धारित किया गया था वो कंपनसेशन वास्तव में कम है। उस पैसों की कीमत को बढ़ाकर इससे बढ़ाकर इतना किया गया। फिर बाद में अभी तक आया है, चल रहा है, मेरे को नहीं पता। तो क्यूरेटिव रिट पिटीशन का मतलब समझे कि जहां सारा का सारे चीजें अंतिम रूप से खत्म हो जाती है और उसके बाद में यदि उसको वापस से रीओपन करवाया जाना है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो क्यूरेटिव रिट पिटीशन के द्वारा हम उसको ओपन करवाते हैं। आगे चले, फर्स्ट अपील। सीआरपीसी की बात करें क्रिमिनल की, तो अपील के प्रोविजन कहां से शुरू हो रहे हैं? सेक्शन नंबर 372 कहां तक? 394 जुबैर 394 में समय सीमा बता रही कि वो क्या है? 30 दिन तक। क्या की है? वो अगर मर जाता आदमी का। कौन? अभियुक्त अभियुक्त आदमी मर जाता है तो 30 दिन। ठीक है। अपीलों के बारे में देखा था, क्या देखा था?
कि यदि हाईकोर्ट अपने एक्स्ट्रा ओरिजिनल जुरिडिक्शन को यूज करते हुए किसी भी मामले में आदेश पारित कर रही है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में। यदि कोर्ट ऑफ सेशन से हो रही है तो हाई कोर्ट में, और नीचे लोअर कोर्ट से हो रही है तो कोर्ट ऑफ सेशन। पर एक जज साहब था जिसका नाम था असिस्टेंट डीजे, जो 7 साल से ज्यादा की सजा देता है, तो ऐसे मामले की सजा का अपील का होगी? अगर 3 साल से कम दे रहा है तो तब तो कोर्ट कोर्ट ऑफ ऑफ सेशन सेशन में 3 साल नहीं 4 साल सॉरी 7 साल, 7 साल से कम की मामले की सजा दे रहे तो कोर्ट ऑफ सेशन, और नहीं तो 7 साल से ज्यादा फिर हाई कोर्ट में फिर कोर्ट हाई ऑफ कोर्ट। सेशन के तहत। समझे क्या कहा? जैसे उसमें 3 साल दे रहा तो 3 साल तक की सजा दे रहा तो कोर्ट ऑफ सेशन में था। ठीक है। और 7 साल क्योंकि 3 साल से फर्स्ट ज्यादा क्लास की वगैरह भी है ना साथ में, हाँ, इसलिए और 7 साल की दे रहा मतलब 3 साल से ज्यादा दे रहा तो हाई कोर्ट में, फिर उसको कोर्ट ऑफ सेशन 3 साल नहीं लिखा हुआ है, साथ लिखा नहीं आपने लिखा है तो सर हाँ मैंने लिखा है 7 साल नहीं थे, नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कुछ नहीं। हाँ। चलो अब मेरी बात सुनो, हाई कोर्ट के आदेश की अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन के आदेश की अपील की हाई कोर्ट में, और नीचे वाले कोर्ट के आदेशों की अपील की कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या सीपीसी में सीआरपीसी में सेकंड अपील कहाँ हो रही? सीआरपीसी हाँ सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट में ही हो रही थी। देखो एक सेक्शन देखा था जिस पर लिख रखा था, ये तो सेक्शन नंबर 374 की बात। एक सेक्शन था, यदि हाई कोर्ट अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार को इस्तेमाल करते हुए किसी आदेश को सुनता है तो उसकी अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। 379 379 9 है ना, 9 ही तो है। 378 379 9 है सर। 379 है कंफर्म। उसमें क्या लिख रखा था? हाई कोर्ट ने कौन से मैटर को सुना है? नहीं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का तो ये हो गया, उसमें कौन सा सुना है? मतलब नीचे किसी मामले की अपील सुन रहे हैं, अब उससे यदि अपन सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ होगी अपील? सुप्रीम कोर्ट में। ये होगी उसकी सेकंड अपील। इसी तरह की बात सीपीसी में चल रही है कि साहब जब फर्स्ट अपील में मामले का निपटारा हो ही जाता है, एक्चुअली पहले तो कोर्ट किसी मामले को निपटारा कर रही है, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर आपने क्या किया? फर्स्ट अपील, ये फर्स्ट अपील। आप फर्स्ट अपील भी सारा का सारा प्रोसीजर वापस लेती है। क्या प्रोसीजर लेती है? प्रक्रिया इसमें बहुत सुनने की लंबी चौड़ी होती है। जब फर्स्ट अपील हो ही गई तो फिर सेकंड अपील का प्रावधान क्यों रखा? याद रखें सीपीसी में सेकंड अपील हमेशा कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर वहां नहीं होगी। द्वितीय अपील जो होती है, सेकंड अपील होती है, वो सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। जबकि प्रथम अपील जो होती है वो विधि के प्रश्न पे भी हो सकती है और तथ्य के प्रश्न पे भी हो सकती है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जब नीचे सीनियर सिविल जज साहब या सिविल जज साहब किसी मामले को सुन रहे हैं, वकील साहब ने कोई बात कही थी कि सर इस लॉ में ये कहानी लिख रखी है और इसके अकॉर्डिंग में आपको ये वाला फैसला करना है, पर जज साहब के वो वाली बात लॉ की समझ में नहीं आई और जज साहब ने उस आदेश को या फिर वो जो हवाला दिया गया था उसके विपरीत जाते हुए कोई आदेश दे दिया और ये कहा कि हमारे हिसाब से ठीक था। तो इसमें डिस्प्यूट किस बात का है? डिस्प्यूट है लॉ के, विधि के प्रश्न का। क्या प्रश्न था विधि के प्रश्न का? अब मतलब कोई भी आदमी जब अपील करेगा तो कोर्ट में जाके क्या कहेगा अपीलेट कोर्ट में कि सर लॉ का क्वेश्चन अराइज था, वास्तव में जो विवाद था। अच्छा ये तो होता है ना बेटा, ऑर्डर नंबर 14 क्या कहता है? विवादों को स्पष्टीकरण, है ना? फ्रेमिंग ऑफ इशू। फ्रेमिंग ऑफ इशू किन किन बिंदुओं पर होती है? तथ्य के बिंदु पर भी होती है और विधि के प्रश्न पे भी होती है। विधि के प्रश्न का मतलब ये है कि एक आदमी कह रहा है कि सर कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ था वो इस समय अराइज हुआ था, मतलब अब इसको कोर्ट में दावा पेश करने का अधिकार ही नहीं। दूसरा आदमी कह रहा है कि सर उस लॉ में ये सिचुएशन यदि क्रिएट हो जाती थी तो वही लॉ क्या करता था, इसी बात कॉज ऑफ एक्शन को कोर्ट में लाया जाने की परमिशन देता है। तो सवाल दोनों के बीच में क्या है कि क्या वो वास्तव में दावा लाने का अधिकारी है या नहीं? किसके अकॉर्डेंस में? उस लॉ के अकॉर्डेंस में। तो जो तनकी का निर्माण हुआ वो क्या हुआ है? लॉ के प्रश्न पर तनकी का निर्माण हुआ है। अब उसको वो करेगा डिसाइड। अब मान लो
डिसाइड उस डिसीजन पे वकील साहब सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर उसकी क्या की जाएगी, अपील की जाएगी। अपील विधि के प्रश्न पे भी की जा सकती है और तथ्य के प्रश्न पे। तथ्य के प्रश्न का मतलब क्या होता है कि सर मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया था 5,000 रुपए के लिए, जबकि कोर्ट साहब ने जो आदेश दिया है वो केवल 3,000 रुपए के दिया है। अब ये कौन सा प्रश्न हो गया? अब ऊपर अपील करेंगे कि सर नीचे वाले कोर्ट का आदेश दो कि क्या करे 5,000 रुपए, या फिर ऐसा हो आदेश के लिए एप्लीकेशन किया था 5,000 के लिए, जबकि कोर्ट ने सारी की सारी परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दे दिया 9,000 रुपए पर महीने का, तो कौन जाएगा? हस्बैंड या फिर पिता जाएगा और क्या कहेगा कोर्ट में जाके कि सर नीचे वाले कोर्ट ने ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस दिए जाने के लिए आदेश दे दिया जो वास्तव में वो उसके योग्य ही नहीं है। ये तथ्य का प्रश्न। तो तनकी का निर्माण भी विधि और लॉ दोनों के क्वेश्चन पर होता है और अपील भी विधि और तथ्य दोनों के प्रश्न पे होती है। याद रखना जो फर्स्ट अपील होती है, जिस उस फर्स्ट अपील को दायर किए जाने के लिए जो पैरामीटर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब इतने सारे पैरामीटर हैं, इन सारे पैरामीटर में कहीं भी वो फर्स्ट अपील के पैरामीटर को कवर कर रही है तो अपील एक्सेप्ट हो सकती है, क्योंकि अपील हर डिग्री में होती है। क्या कहा था अपन ने? डिग्री और आदेश में क्या अंतर है? डिग्री की अपील होती है। अच्छा नहीं, हर डिग्री की अपील में भी एक कहानी आपको ऐसे आएगी। सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 273 जो अपील के प्रश्न से शुरू हुआ था वहां क्या लिख रखा था? 272 अपील का क्या कहते हैं? सॉरी 372 क्या कहता है? नहीं 372 कहते हैं इन प्रोविजंस के अलावा अपील नहीं होगी। हाँ, जहां अपील के प्रावधान नहीं है उनको छोड़कर अपील ऐसे होगी, ऐसे ही तो लिख रखा है। हम लोग सीपीसी में भी यही देखेंगे कि कई सारी डिग्रियां ऐसी है जिनकी अपील होती भी नहीं है। कैसे कौन सी सारी डिग्रियां होती है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिग्रियों की अपील कहाँ चल रहे थे अभी अपन? पैरामीटर क्या है? बहुत ज्यादा है फर्स्ट अपील के। फर्स्ट अपील में जहां तक हो सकता है मामला खत्म हो जाएगा। सेकंड अपील किए जाने के लिए एक मिनिमम शर्त लिखी है, क्या कि यदि ऐसी किसी आदेश जो कि डिग्री में दिया गया है पैसों की कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा है तभी उसकी सेकंड अपील होगी, नहीं तो उसकी सेकंड अपील नहीं होगी। और फर्स्ट अपील के बारे में लिख रखा है कि 10,000 रुपए से ज्यादा है तभी उसकी फर्स्ट अपील होगी, अदरवाइज फर्स्ट अपील भी नहीं होगी। तथ्य के प्रश्न पर यदि है तो, और यदि विधि का प्रश्न है और पैसों का कोई सवाल ही नहीं है तब तो फिर अपील होनी ही होनी। ठीक है, तो फर्स्ट अपील में पैरामीटर्स थोड़े से ज्यादा बड़े हैं। हो सकता है अपीलेंट कोर्ट अपील को डिसाइड करते वक्त किसी एविडेंस, कोई पक्षकार आ जाए और कहे कि सर ये वाला एक ऐसा एविडेंस था जो नीचे वाली कोर्ट के सामने पेश तो किया गया था, उन्होंने लिया ही नहीं, या फिर ये एक ऐसा एविडेंस है जो उस वक्त एग्जिस्टेंस में नहीं था जब मामले की शुरुआत चल रही थी। तब फर्स्ट अपील की कोर्ट ऐसा भी हो सकता है कि नए एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर ले, जबकि सेकंड अपील एविडेंस को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, केवल विधि के प्रश्न पर ही मामले को सुना जाएगा। और विधि का प्रश्न भी कौन सा? सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए कि वास्तव में ही कोई लॉ का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट है उसके अंदर डिस्टर्बेंस में चल रहा है, उसी को सेट आउट करने के लिए सेकंड अपील होगी, अदरवाइज सेकंड अपील नहीं होगी। और एक क्वेश्चन होता है बेटा जिसको अपन कहते हैं जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, जिसमें जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है उसको कहते हैं जनरल इंपॉर्टेंस। विधि का सामान्य महत्व का प्रश्न, सामान्य महत्व का प्रश्न। एक तो देखो विधि का सारवान प्रश्न जिसमें सेकंड अपील भी होती है, विधि का सारवान प्रश्न, सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक है विधि का सामान्य महत्व का प्रश्न, जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन। जब भी कभी कोई एक ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जिससे ऐसा लगता है कि भारत में निवास करने वाली जनता का या फिर नागरिकों का एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जो इस आदेश से है ना, क्या कहा मैंने? जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि निवास करने वाले, भारत में निवास करने वाले एक बहुत बड़े समुदाय या एक बहुत बड़े कम्युनिटी के व्यक्ति को इस प्रश्न को डिटरमाइन किए जाने का फायदा मिल सकता है। अब कैसे? एक ऐसा क्वेश्चन है जो केवल और केवल महिलाओं के अधिकारों को डिटरमाइन कर रहा है। अब महिला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसे डजंट मैटर, महिलाओं को एक ऐसा प्रश्न जो कि शाह बानो वर्सेज, जिसपे भरण पोषण के अधिकार की बात हुई थी, शाह बानो वर्सेज मोहम्मद अहमद खान या मोहम्मद
जिसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको डिसाइड किया आशा बानो में, मुस्लिम्स पे क्या था भाई मुस्लिम्स में क्या था, इज्जत पीरियड तक ही maintenance। कोई महिला, शरीयत लॉ लागू होता है, कोई महिला केवल और केवल अपने हस्बैंड से उसी वक्त तक ही मेंटेनेंस मांग सकती है जिस समय तक कि वो इद्दत निकालेगी, है ना। इद्दत खत्म होने के बाद में वो अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का हकदार नहीं रहेगी। जब इस प्रश्न को कोर्ट के सामने अरेज किया गया, हाई कोर्ट के सामने अरेज हुआ था ये वाला प्रश्न, और कहा गया कि क्या सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 125 मुस्लिम महिलाओं पर लागू होगा या नहीं होगा क्योंकि शरीयतन लॉ क्या कहना है कि महिला केवल इद्दत की अवधि तक ही करेगी। तो कोर्ट ने कहा कि वास्तव में ये प्रश्न तो एक ऐसा प्रश्न है जो जनरल इंपोर्टेंस का है। महिला के मतलब मुस्लिम महिलाओं की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, सारे के सारे अधिकारों को डिटरमाइन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने जनरल इंपोर्टेंस का क्वेश्चन अराइज हुआ। ये इसी तरह का क्वेश्चन सबरीमाला वाले मामले का, इसी तरह का क्वेश्चन इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश वर्जित था इतने समय तक, उसमें मस्जिद में क्या महिलाओं का प्रवेश चालू है या नहीं, इसी क्वेश्चन को भी डिटरमाइन किया कि साहब महिलाएं भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है, इस तरह की बातें आई है। ये इसको अपन कहते हैं जनरल इंपोर्टेंस का क्वेश्चन। तो जब एक ऐसा प्रश्न जो सामान्य महत्व का प्रश्न होगा जिसमें समुदाय विशेष की नहीं, एक सामान्य समुदाय के बहुत ज्यादा जनसंख्या के लोगों को प्रभावित किया जाता है, तो वैसे मामलों को सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील। और जब सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 134A, जो ये कहता है कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जानी है तो एक सर्टिफिकेट जो हाई कोर्ट इशू करेगा उसी के दम पर ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट अपील, ये सेकंड अपील। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? फर्स्ट अपील में एक बहुत ज्यादा पैरामीटर है, नए साक्ष्य भी लिए जा सकते हैं, तथ्य और विधि के दोनों के प्रश्न पे हो सकता है, जबकि सेकंड अपील केवल विधि के सवाल प्रश्न पे होगी। अब 96 का सवाल, अच्छा इसमें सेकंड अपील किए जाने के लिए मिनिमम पैसों का जुगाड़ कितने रुपए किया? 25,000 रुपए से ज्यादा का होगा तभी सेकंड अपील होगी। और इसमें अच्छा सीआरपीसी में कहीं ऐसा लिख रखा है क्या कि इन मामलों की कभी अपील नहीं होगी? कौन सा सेक्शन है? गिल्टी करना है इसमें। 375 आप तो बता रहे हो सेक्शन 376। 375 पे सर प्लीड गिल्टी कर। और 376 क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इतना तक का दे देता है, एक हाँ, और हाई कोर्ट 1000 रुपए तक का हाई कोर्ट था। 1000 रुपए और 3 तीन माह तक कारावास। 3 महीने का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना। और कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 200 रुपए और 2 हफ्ता से 250 रुपए। अब सुनो, हाई कोर्ट में लिखा हुआ है 6 महीने और कोर्ट ऑफ सेशन में लिखा रखा है 3 महीने। और उसका एक सप्लीमेंटल में भी है। हाँ, समरी मेटल में तो 100 रुपए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये सब सब कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी अपील नहीं होती। यहाँ पे भी ये मामला लिख रखा है कि सिविल मामला वो जिसकी कीमत 200 और फिर 100 है, जिसकी कीमत 10,000 रुपए से कम की है उसकी फर्स्ट अपील नहीं होगी। सेक्शन 96 बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सेक्शन। पढ़ो जरा 96 क्या कह रहा है भाई? मूल डिग्री की अपील। वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, ऐसी हर डिग्री जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चय की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है। प्राधिकृत कौन करता है? नियम के द्वारा प्राधिकृत किया गया है, वहां पर अपील हो जाएगी। तो सीनियर सिविल जज और सिविल जज के मामलों की अपील है जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय की अपील है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील है सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली हाई कोर्ट प्रारंभिक जुरिडिक्शन में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा सीपीसी में। एक सेक्शन है जिसमें लिख रखा है, वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 120 निकालो। 16, 17, 20 नहीं, 17, 18 और 20। 16, 17 और 20 तब फिर गलत सही है। 16, 17 और 20 हाई कोर्ट को साफ मना कर दिया कि हाई कोर्ट अपनी प्रारंभिक अधिकारिता का इस्तेमाल यहाँ सीपीसी में इस सेक्शन पे नहीं करेगा। ठीक है, तो डिग्री की अपील हो जाएगी साहब उन न्यायालय में जहां पर वो है अपील करने के लिए जिस कोर्ट को प्राधिकृत कर रखा है। ठीक है, ये तो हो गया, आपने पढ़ा है प्रोविजन नंबर 1। 2 कहता है साहब
कि यदि कोई डिक्री या कोई आदेश क्या किया गया है, एक्स पार्टी किया गया है, तो एक्स पार्टी डिक्री की अपील 100% होगी या हो सकेगी। शब्द हो सकेगी लिखा जा सकती है। हाँ। हो सकती मैं हो सकेगी। मैंने इसका कुछ फर्क बताया था क्या आपको एक बार? यहाँ पर शब्द में लिखा गया है, मैं शेल का तो अमूमन बताता हूँ, यहाँ कुछ ऐसी बात है क्या? हो सकेगी, हो सकेगी एक्स पार्टी। ठीक है, चलो इसको देखेंगे अपन। 3 में लिख रखा है भाई, देखो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 96 का 3 कि यदि कोई डिक्री किस आधार पर पारित हुई है, सहमति समय सम्मति या समझौते के आधार पर, तो ऐसे मामले की अपील नहीं की जा नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर लिख रखा है शेल और यहाँ पर लिखा है मैं। यार मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा कि इसी क्वेश्चन को, इसी शेल और मैं को कुछ डिस्कस किया था अपन ने। लास्ट टाइम क्या था, विवेक का 3 प्रश्न है तो मैं आएगा और आज्ञाकारी के लिए सेल आएगा, ऐसा बताया था। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं? एक्चुअली में तो सर सेटिस्फाइड भी हो सकती है, तो अपील दोनों हो सकता है। मैं लिख दिया सेटिस्फाइड की करवाने तो अपील। अच्छा, उसी कोर्ट में सेटिस्फाइड करवाने की बात करती तो हो सकेगी। बस यही बात लिखी 96 में, खत्म है या आगे कुछ और लिख रखा है? वही लिख रखा 10,000 की। अच्छा, चौथी बात, 10,000 रुपए से कम के मामले में अपील नहीं होगी। बस खत्म। टाइम क्या हुआ? 6:40। यहाँ तक ही करें, कल से करें आगे।